हेलो दोस्तों, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी। सोनम और राजश्री बचपन की सहेलियां थी। दोनों ही साथ में खेली, पली और बड़ी हुई। ऐसे ही एक दिन सोनम राजश्री से कहती है, अरे यार राजश्री, तू ये बेसन के लड्डू तो बहुत अच्छे बनाती है। इतने अच्छे लड्डू तो मेरी माँ क्या पूरी दुनिया का कोई बावर्ची नहीं बना सकता। सच में मजा आ जाता है तेरे हाथों के बेसन के लड्डू खाकर। बस बस बस, मैं तेरा सारा नाटक समझ गई कि ये जो 4 लड्डू मैं लेकर आई हूँ, ये चारों लड्डू तू खाना चाहती है। कोई बात नहीं, मेरी इतनी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। और खा ले तू ये लड्डू, मैं घर जाकर खा लूंगी। एक लड्डू बचा है। यार अब तो हमारी 12th भी पास हो गई और मेरे पिताजी तो अभी से मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। मेरे बाबा भी कह रहे थे कि उन पर कर्ज बढ़ता जा रहा है और वो मेरी शादी करवाकर उस कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं। यार मैं तो अभी शादी नहीं करने वाली, पहले कॉलेज जाऊंगी, अपनी पढ़ाई करूंगी और उसके बाद शादी करूंगी। तेरा सही है, अगर तू जिद करेगी तो तेरे पिताजी माँ मान भी जाएंगे, लेकिन मैं अपने परिवार के हालातों के आगे ऐसी जिद नहीं कर सकती, वरना उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। राजश्री और सोनम बहुत अच्छी सहेलियां थीं, जो हर सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटा करती थी। ऐसे ही कुछ महीने गुजरते हैं और राजश्री की शादी हो जाती है और वो शादी करके शहर चली जाती है। तो वहीं सोनम भी अपना कॉलेज गांव में रहकर पूरा करती है और उसके 2 साल बाद उसकी भी शादी शहर में हो जाती है। सोनम के ससुराल में उसकी सास कोमल और पति कमल थे। एक दिन उसकी सास कोमल ने कहा, आज काम वाली फिर से नहीं आई। जब देखो कोई न कोई बहाना करके आने से मना कर देती है। मैं तो इसे और नहीं झेल सकती। माँ जी, आप इतना एडजस्ट क्यों कर रही हैं? अगर वो काम वाली इतना परेशान करती है तो आप उसे बदल क्यों नहीं देती? क्योंकि बहू, इस शहर में अपने बच्चों के लिए रिश्ता मिलना आसान होता है, लेकिन काम वाली का मिलना बहुत मुश्किल होता है। इनके 100 नखरे होते हैं। ये बात सच थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन गुस्से में कोमल अपनी कामवाली को निकाल देती है। उस समय अब घर का सारा काम सोनम को करना पड़ रहा था, जिस वजह से सोनम भी बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन झाड़ू लगाते हुए उसने खुद से कहा, हद है यार, जब इस तरह इतने बड़े घर का काम करना पड़ता है तो लगता है कि शादी छोटे घर में ही हो जाती। इस पूरे घर में 8 कमरे हैं। काम करते करते मेरी तो हालत खराब हो जाती है, क्या करूं मैं? सोनम ने ये बोला और तभी उसे अपनी एक सहेली काजल की याद आई, जिसने बताया था कि पास में पड़ने वाले एक मोहल्ले में एक काम वाली है जिसे काम की जरूरत थी। अब क्या था, उसने अपनी सहेली काजल को तुरंत कॉल किया और कहा, हेलो काजल, कैसी है तू? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? और बता, इतने दिनों बाद तुझे मेरी याद कैसे आ गई? मैं जानती हूँ तू ऐसे किसी को याद नहीं करती, जरूर किसी काम की वजह से तूने मुझे याद किया होगा। हाँ यार, ये बात सच है। दरअसल हमारी काम वाली को मेरी सास ने काम से निकाल दिया है, तो अब मुझे काम वाली की जरूरत है। तू एक बार मॉल में मिली थी तो किसी काम वाली के बारे में बता रही थी। उसे मेरे घर का पता देकर भेज देना, पैसे सही दे दूंगी मैं। काजल भी हाँ बोलकर कॉल कट कर देती है। एक दिन काजल का कॉल आता है कि काम वाली घर पर आने वाली है। उस समय सोनम को अपने पति के साथ मंदिर जाना था। उसने कमल के साथ मंदिर जाते हुए अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं और कमल जी मंदिर जा रहे, थोड़ी देर में एक काम वाली आएगी, आप अच्छे से सब कुछ पूछ लेना और अगर आपको अच्छी लगी तो उसे घर पर रख लेना और उसे बोल देना कि आज से काम शुरू कर दे और पैसों की चिंता ना करे। ठीक है बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर और आराम से मंदिर जा, मैं सब कुछ खुद संभाल लूंगी। सोनम अब कमल के साथ मंदिर चली जाती है कि तभी राजश्री कमल के घर इंटरव्यू देने के लिए आती है। कोमल ने उससे बहुत सारे सवाल पूछे और उसे राजश्री अच्छी लगी। उसने राजश्री से कहा, देखो, हम तुम्हें महीने के 1000 ही दे सकते हैं। झाड़ू पोछा बर्तन बस यही करना है तुमको। हम तुमसे खाना नहीं बनवाएंगे क्योंकि हम नौकरों के हाथ का खाना नहीं खाते हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए मालकिन, मैं सारा काम बहुत अच्छे से करती हूँ। मैं खाना भी अच्छा बनाती हूँ, पर अगर आपको खाना नहीं बनवाना तो आपकी मर्जी, मुझे बस काम की जरूरत है। तो फिर देर किस बात की? आज बहू मंदिर गई है तो घर का काम नहीं करके गई, तुम ही घर का काम कर दो, इसी बहाने तुम्हारा टेस्ट भी हो जाएगा। राजश्री ये बात सुनकर खुश हो जाती है कि उसे नौकरी मिल गई थी। अब वो जल्दी जल्दी पूरे घर की साफ सफाई करने लगती है। लेकिन जैसे ही वो सोनम के कमरे में साफ सफाई करने लगती है तो दीवार पर लगी हुई बड़ी सी कमल और सोनम की तस्वीर देखकर हैरान हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो सोनम का घर है, यानी कि मैं सोनम के ससुराल में आ गई हूँ। किस्मत ने भी कैसा खेल खेला है। गांव की बिछड़ी हुई 2 सहेलियां एक शहर में, एक ही मोहल्ले में और एक ही घर में मिली।
राशि पहले तो बहुत ज्यादा खुश होती है कि सोनम आएगी तो वो उसके गले लगेगी और अपने सारे दुखड़े उसे बताएगी, लेकिन तभी वो अपने आप को और अपनी भावनाओं को संभालते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं सोनम को ये सब कुछ नहीं बता सकती कि मेरे साथ इतना सब कुछ गलत हुआ है। अगर उसे पता लग गया तो उसे बहुत बुरा लगेगा। वो मेरी बहन से कम नहीं। अच्छा यही होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊं। राशि ये बोलकर जाने के बारे में सोचती है कि तभी उसे अपने लकवाग्रस्त पति का ख्याल आता है और उसने कहा, अगर मैं यहाँ से चली गई तो मेरे पति का क्या होगा? मेरे घर का खर्चा कौन चलाएगा? क्या करूं? एक तरफ पुरानी दोस्त और मेरे परिवार की इज्जत और एक तरफ मेरे बीमार पति। राशि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वो ये फैसला करती है कि वो बड़ा सा घूंघट रखकर पूरे घर का काम किया करेगी ताकि कोई भी उसे पहचान न पाए। सोनम के आने से पहले राशि पूरे घर का काम करके चली जाती है, लेकिन अगले दिन जब राशि घर का काम करने आती है तो सोनम पर उसे घूंघट में देखकर हैरान हो जाती है। अरे ये क्या बवाल है? माना कि तुम गांव की हो लेकिन अभी तो शहर में हो, फिर इतना बड़ा घूंघट क्यों किया हुआ है तुमने? अब वो मालकिन, मुझे घूंघट में रहना अच्छा लगता है इसलिए मैं घूंघट करती हूँ, और वैसे भी आपको तो काम से मतलब है ना। हाँ ठीक है, माँ जी ने सही कहा था, नौकरानियां बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाती हैं। चलो अब ज्यादा देर मत लगाओ और घर का काम शुरू कर दो। अब राशि वहाँ से काम करने के लिए चली जाती है कि तभी सोनम ने अपने मन में कहा, ना जाने क्यों इसकी आवाज मुझे बहुत ज्यादा जानी पहचानी लगी। ऐसा लगा जैसे किसी अपने की आवाज है। इसके आने से मुझे एक अलग एहसास हुआ, जैसे कोई अपना मेरे पास खड़ा हो। पता नहीं क्यों इसे देखकर गले लगाने का मन किया। सोनम ये बोलकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे कुछ दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन जब राशि रसोई में काम कर रही थी तभी कोमल ने उसके पास जाकर कहा, सुनो, आज हम घर में गणपति बप्पा की पूजा कर रहे हैं। वैसे तो मैं नौकरानी के हाथ का कुछ नहीं खाती, लेकिन बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और हमें कुछ मीठे में चाहिए, तो तुम सूजी का हलवा बना दो। पर माँ जी, सूजी तो खत्म हो गई है, सूजी का हलवा नहीं बन पाएगा, और घर में दूध भी नहीं है क्योंकि आज दूध वाला नहीं आया। ये तो बहुत परेशानी की बात हो गई। कोई ऑनलाइन डिलीवरी वाला भी ऑर्डर नहीं उठा रहा। अब क्या होगा? घर में गणपति बप्पा की पूजा कैसे होगी? कोमल को इतना परेशान देखकर राजश्री से रहा नहीं जाता और कोमल से राजश्री कहती है, आप इतना परेशान मत होइए माँ जी, मुझे बेसन के लड्डू बहुत अच्छे बनाने आते हैं। मैं बेसन के लड्डू बना देती हूँ, वो लड्डू आप गणपति बप्पा को भोग लगा देना। हाँ ठीक है, बना दो, लेकिन सफाई से बनाना, कोई भी गंदगी नहीं चाहिए मुझे भगवान के काम में। जी माँ जी। अब राजश्री पूरे दिल और मेहनत से बेसन के लड्डू बनाकर तैयार कर देती है। थोड़ी देर में बेसन के लड्डू भगवान गणेश को भोग लगाए जाते हैं और फिर कोमल वो लड्डू सोनम को भी खिलाती है। सोनम ने जैसे ही वो लड्डू खाया उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने घूंघट में खड़ी हुई राजश्री का तुरंत हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं जानती थी कि तुम ही हो, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था, तुमने ऐसा क्यों किया? बहू, ये लड्डू खाकर तेरा दिमाग खराब हो गया या पागल हो गई? लड़की क्या मिलाया तूने इसमें? माँ जी, ये मेरी बहन जैसी सहेली है जिसने मुझे सब कुछ सिखाया, हमेशा मेरा साथ दिया। इतना बोलकर सोनम अब राजश्री का घूंघट हटा देती है। घूंघट हटाने पर वो राजश्री की आंखें लाल देखती है क्योंकि राजश्री की आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। जब उसकी दोस्त ने उसे पहचान लिया, अब क्या था, सोनम राजश्री को गले से लगा लेती है और उससे इस तरह नौकर बनकर काम करने का कारण पूछती है। दरअसल मेरे पिताजी को पैसों की जरूरत थी और उन्होंने मेरी शादी 20 साल बड़े आदमी से करवा दी और शादी के 1 महीने बाद ही उन्हें लकवा मार गया। घर पे बहुत ज्यादा दिक्कत थी तो मैं नौकरी की तलाश करने लगी और किस्मत मुझे तुम्हारे पास ले आई। मैं नहीं जानती थी कि मैं तुम्हारा सामना कैसे करूं, इसलिए मैं यहाँ घूंघट में काम करने लगी। कोई बात नहीं राजश्री, तुम्हें किस्मत ने नहीं गणपति बप्पा ने यहाँ भेजा है। अब तुम्हें नौकरानी का काम करने की जरूरत नहीं है। कमल का एनजीओ है, मैं उसमें तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगी और तुम भी इज्जत से अपनी जिंदगी जी पाओगी क्योंकि तुम एक पढ़ी लिखी वेल एजुकेटेड लड़की हो। मैं तुम्हें इस तरह लोगों के घरों में नौकरों की तरह काम नहीं करने दे सकती। सोनम भी अब राजश्री का पूरा साथ देती है और अपनी बचपन की दोस्ती निभाते हुए अपने पति के एनजीओ में उसकी नौकरी लगवा देती है, जिसके बाद अब राजश्री की जिंदगी में पूरी तरह से बदलाव तो नहीं आता, लेकिन उसके हालात सुधर जाते हैं। अरे जल्दी से खाना लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। खाना खाकर दोबारा खेत में जाना है। ये लीजिए, आज सब आपके पसंद का बनाया है। आलू मेथी की सब्जी, नमक मिर्च वाले पराठे और साथ में अरहर की दाल भी बनाई है। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन तुम तो मूंगफली की चटनी भी बनाने वाली थी, वो नहीं बनाई? मूंगफली खत्म हो गई है तो लक्षिता को लाने के लिए भेजा है। पता नहीं ये लड़की कहाँ रह गई, दुकान से मूंगफली लेने के लिए गई है या खेतों में चली गई है।
दुकान से मूंगफली लेकर लक्षिता अपने घर की तरफ आ रही होती है कि तभी उसे अपने पड़ोस में रहने वाली बचपन की सहेली पायल दिखती है, जो अपने आंगन में बैठकर कुछ खा रही होती है, जिसे देखकर लक्षिता उसके पास आती है। क्या खा रही हो पायल? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मेरे बाबा शहर गए थे ना, तो वहीं से मेरे लिए ये हक्का नूडल्स लेकर आए हैं। पता है ये बहुत टेस्टी है, लेकिन ये तो मुझे गाँव में मिलने वाली अपनी देसी चाउमीन की तरह लग रही है। वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, तुम एक बार टेस्ट तो करके देखो। लक्षिता नूडल को खाती है तो उसे भी वो काफी पसंद आते हैं। पायल ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, मैं भी ये मंगवाऊंगी, फिर हम दोनों मिलकर खाएंगे। ये लेने के लिए तुम्हें शहर जाना होगा, और तो ये कोई 50 रुपए की चीज नहीं है, पता है पूरे 900 रुपए के नूडल्स हैं। ये मेरे बाबा तो शहर जाते रहते हैं, इसलिए वो मेरे लिए ऐसे खाने पीने की एक्सपेंसिव चीज लाते हैं। लेकिन तुम्हारे बाबा तो खेती करते हैं ना, वैसे भी एक्सपेंसिव खाना सबके बस की बात नहीं है। काश मेरे भी बाबा तुम्हारे बाबा की तरह शहर जाते, तो वो मेरे लिए भी ये सब लेकर आते। इतना कहकर लक्षिता उदास मन से अपने घर आती है। तो मूंगफली लाने गई थी, अब पहाड़ चढ़ने जो इतना समय लग गया। देख तेरे बाबा ने खाना भी खा लिया। माँ मुझे भी हक्का नूडल्स खाना है, मेरे लिए बना दो ना। क्या कहा तूने? अरे क्या बोल रही है, हिंदी में बोल। अरे माँ हक्का नूडल्स जैसे हमारे गाँव में देसी चाउमीन मिलती है ना, वैसे ही होती है। वो भी पायल के बाबा अभी शहर से आए हैं ना, तो उसके लिए हक्का नूडल्स लेकर आए हैं। पता है वो खाने में कितने ज्यादा स्वादिष्ट हैं। बेटा ये जो तुम बता रही हो, वैसे ये कितने के हैं? सिर्फ 900 रुपए के हैं बाबा। क्या कहा? 900 रुपए के? 900 रुपए की चाउमीन खानी है तुझे? पायल का बाप सेठ है, उसके लिए 900 क्या 9000 भी कुछ नहीं है। और तेरे बाबा कौन सा शहर जाते हैं जो तेरे लिए वहाँ की अमीरों वाली खाने की चीज ले आएंगे? बेटा घर में जो बनता है भगवान का नाम लेकर खा लो। और बेटा वैसे भी ये शहर की ऊटपटांग चीज शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है। अपना घर का देसी खाना खाओ, वही अच्छा है। अपने माता पिता की बात सुनकर लक्षिता चिढ़कर आंगन में आ जाती है, और इसी तरह 2-4 दिन गुजर जाते हैं। सुधा आंगन में गेहूं साफ कर रही होती है, तो वहीं लक्षिता आंगन में कपड़े सुखा रही होती है कि तभी वो देखती है। बाबा आज आप मेरे लिए कौन सी खाने की चीज लेकर आए हैं? बेटा आज मैं तुम्हारे लिए शहर से बर्गर लेकर आया हूँ, मैंने भी खाया है, बड़ा मजेदार है। पायल कितनी खुशनसीब है, उसके बाबा हमेशा शहर जाते रहते हैं और कुछ न कुछ खाने की पीने की चीज लाते हैं। लेकिन एक मैं हूँ जो रोटी सब्जी दाल चावल से काम चला रही हूँ। काश मैं भी पायल की तरह इतना महंगा खाना खा सकती। लक्षिता इतना बोली रही होती है कि तभी सतीश भागते हुए जल्दी जल्दी घर आता है। अरे क्या हुआ जी, इस तरह भागे भागे कहाँ से आ रहे हो? कहीं फिर से पीछे कोई कुत्ता तो नहीं पड़ गया? अरे नहीं नहीं भाग्यवान, वो हमारे सरपंच है ना योगेंद्र जी। हैं? क्या हुआ उन्हें? कहीं वो निकल तो नहीं लिए? वैसे भी उनकी तबीयत खराब रहती थी। अरे शुभ शुभ बोलो, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो भागे भागे क्यों आ रहे हो? तुम्हें याद है जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी तो हम सभी गांव वाले गए थे, और उनके शहरी कुछ दोस्त भी आए थे। वहाँ किसी शहरी बड़े परिवार ने हमारी लक्षिता को देखा था और उन्हें लक्षिता काफी पसंद आई। सरपंच जी मिले थे, कह रहे थे कि वो लोग एक बार हमसे मिलना चाहते हैं। आप सच कह रहे हैं? भगवान आखिर तूने मेरी सुन ही ली। अगर मेरी लक्षिता का रिश्ता यहाँ हो जाए ना तो 101 नारियल चढ़ाऊंगी। अरे वाह, मेरे लिए शहर से रिश्ता आया है। लक्षिता अब तो तेरी निकल पड़ी। माता रानी कुछ भी करके रिश्ता लगवा देना बस मेरा, वरना कहीं गांव में ही शादी हो गई ना तो पूरी जिंदगी चूल्हा ही फूकती रहूंगी। कुछ दिन में सरपंच जी उस शहरी परिवार को लेकर लक्षिता के घर आते हैं, जहाँ लक्षिता अपना देसी खाना बनाकर उन्हें खिलाती है। लक्षिता बेटा, इतना सब कुछ तुमने अकेले बनाया है? अरे तुम तो बहुत बढ़िया खाना बनाती हो। कचौड़ी, जलेबियां, समोसे सब एक से एक बने हैं। क्या करें भाई साहब, गांव से ज्यादा पढ़ाई कहाँ होती है। 10वीं के बाद तो लड़कियों को चूल्हा चौखा थमा दिया जाता है। मेरी लक्षिता भले ही कम पढ़ी लिखी है, लेकिन घर गृहस्थी मुझसे भी ज्यादा अच्छा संभाल लेती है। आपकी बेटी तो हमें पहली नजर में ही भा गई थी। हम तो बस एक बार मिलकर आप लोगों से बात करना चाहते थे। अब तो बस आप लोग अपना जवाब बता दीजिए। ये तो हमारे परिवार के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी बेटी के लिए शहर से रिश्ता आया है, वो भी इतने अच्छे लोगों के घर से। लक्षिता के माता पिता भी शादी के लिए हाँ कर देते हैं, और कुछ समय में लक्षिता की धूमधाम से शादी हो जाती है। गांव में पली बड़ी लक्षिता बहू बनकर अपने शहरी ससुराल में आ जाती है। आज लक्षिता अपने ससुराल वालों को तरह तरह के देसी स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाती है। भाभी, माँ ने बिल्कुल सही कहा था, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। कितना बढ़िया खाना बनाया है आपने, सब एक से बढ़कर एक बनाया है। अब तो मैं अपनी हर पार्टी घर में ही करूंगा भाभी। खाना तो सच में काफी अच्छा बना है। सच कहूँ तो मुझे मलाई कोफ्ता कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं है, लेकिन आज मैंने 2 से 3 बार मलाई कोफ्ता लेकर खा लिया। अरे भैया, ये मलाई कोफ्ते का नहीं बल्कि भाभी के प्यार का जादू है। क्यों माँ, सही कह रही हूँ ना मैं? नैना की बात पर सभी हंसने लगते हैं और पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खाता है। शाम का वक्त था। लक्षिता अलमारी में साड़ियां रख रही होती है कि तभी नैना कमरे में आती है।
भाभी आपके पास तो काफी सुंदर सुंदर साड़ियां हैं, आप मुझे बुला लेती, मैं आपकी मदद करवा देती इन्हें सेट करने में। बस हो ही गया। तुम बताओ क्या कर रही थी? कुछ नहीं, वैसे भाभी आज मौसम काफी बढ़िया हो रहा है, मैं सोच रही हूँ कि कहीं बाहर चलते हैं, इसी बहाने मैं आपको सोसाइटी भी दिखा दूंगी और आसपास की जगह भी। नैना लक्षिता को लेकर नीचे सोसाइटी में आती है और उसे आसपास की जगह दिखाने लगती है। यहाँ के घर तो काफी बड़े हैं, लेकिन हमारे गांव के घरों से ज्यादा नहीं। कभी मैं तुम्हें फुर्सत में अपना गांव घुमाऊंगी। हाँ भाभी, क्यों नहीं, वैसे भी मैंने सुना है गांव में बहुत बड़ी बड़ी नदियां, झील, झरने होते, मुझे वहाँ सब जगह जाना है। नैना इतना बोल ही रही होती है कि तभी लक्षिता को स्टॉल पर मोमोज दिखते हैं, जिसे देख नैना, ये तो मोमोज है ना? हाँ भाभी, लेकिन आपको पता है इनके बारे में? गांव में तो इस तरह की चीज नहीं मिलती है ना? हमारे गांव में नहीं मिलती है, लेकिन मेरी एक सहेली है, उसके बाबा शहर आते जाते रहते हैं, तो अक्सर उसके लिए वो मोमोज लाते थे। 1-2 बार तो मैंने भी खाया है। चलो भाभी, फिर इसी बात पर आज दोनों नंद भाभी मोमोज पार्टी करते हैं। नैना स्टॉल पर जाती है और फ्राइड स्टीम पनीर मोमोज ऑर्डर कर देती है और अब दोनों नंद भाभी बातें करते हुए गर्मा गर्म मोमोज के मजे लेते हैं। आसपास के कई सारे लोग यहीं से मोमोज खाने आते हैं। ये बहुत टेस्टी मोमोज बनाता है। महंगी चीज तो हमेशा खाने में अच्छी होती है नैना। वो तो है भाभी, लेकिन ये मोमोज थोड़ी ना महंगे, सस्ते होकर भी कितने टेस्टी हैं। ये मोमोज सस्ते हैं, मेरा मतलब कितने के हैं? स्टीम फ्राई मिलाकर 100 इतने सस्ते? लेकिन मेरी सहेली तो कहती थी कि शहर में मोमोज 1200-1300 के मिलते। भाभी, आपकी सहेली आपके साथ मजाक करती होगी। तंदूरी मोमोज भी सिर्फ 150 रुपए प्लेट है। अपनी नंद की बात सुनकर लक्षिता को कुछ पुरानी यादें याद आने लगती हैं। ये देख लक्षिता, आज मेरे पापा शहर से मिले, क्या लेकर आए? इसे मोमोज कहते हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल मोदक जैसे दिख रहे हैं। हाँ, दिख तो रहे हैं, लेकिन ये मोमोज है। वैसे तो ये पूरे 1200 रुपए के हैं, लेकिन तू मेरी सहेली है तो मैं तुझे एक तो खिला ही सकती हूँ। ये ले, खाकर बता कैसे है। ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है, मुंह में जाते ही घुल गया, और इसकी चटनी भी कितनी तीखी तीखी है। एक्सपेंसिव खाने की तो बात ही अलग होती है। काश तो भी मेरी तरह इस तरह का एक्सपेंसिव खाना खा सकती। पायल की बातों को याद करते हुए लक्षिता अपनी नंद के साथ मोमोज खाती है और घर आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। माँ जी, आज तो संडे है, सब घर में है, तो नाश्ते में कुछ स्पेशल बना देती हूँ। सोच रही हूँ ढोकला, पोहा और पनीर के पराठे बना लूं। संडे के दिन नाश्ता हम लोग नहीं, बल्कि घर के आदमी बनाते हैं। सुबह से तुम्हारे ससुर, देवर और पति किचन में घुसे हुए हैं। माँ जी, यहाँ पर आदमी भी खाना बनाते हैं, पर हमारे गाँव में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। वहाँ तो सिर्फ औरतें ही चूल्हा चौका संभालती हैं।